हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फॉर 10th। कैसे हो आप सभी? तो चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर एनसीईआरटी फुल्ली रिवाइज हो जाएगी आपकी। मतलब ये है कि आप वीडियोस ये देख लोगे, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज सारा इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी की मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दी है। आपका बस इतना काम है, आपको समझना है और नोट्स बनाना है साथ की साथ ही, ताकि आपको बार बार ये वीडियोस ना देखनी पड़े, आपका टाइम बचे, ठीक है। एंड वो रिवीजन में हेल्प करेंगे, जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स आप समझ के जब लिखोगे, ठीक है। तो साथ साथ ये भी बताता चलूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं एनसीईआरटी के, जो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल साइंस फॉर 10th फॉर मोर सच वीडियोस। पूरा सिलेबस कवर होगा, मतलब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात आ जाती है कि यार हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। वी ऑल नो राइट कि अर्थ की जो सरफेस है उसके अंदर इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स बेसिकली क्या, मेटल्स, ठीक है। उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो वो हमारे किसी के इस्तेमाल में आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की ज्वेलरी बनेगी तब ना, जब हमारे पास गोल्ड आएगा। एंड गोल्ड आएगा कैसे? जब उसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर की वायर्स तभी बनेगी जब कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसकी ओर्स से। व्हाट आर ओर्स? ओर्स आर रॉक्स कंटेनिंग मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? ये मेटल्स ही तो मिनरल्स हैं। सो बात इतनी सी है कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को उनकी ओर्स से, ठीक है। और फिर उन मेटल्स को रिफाइन करना है। रिफाइन क्यों करते हैं हम? कि थोड़ी बहुत अगर इम्प्योरिटीज वगैरह है उसके अंदर, तो वो भी खत्म हो जाए और हमें बिल्कुल प्योर मेटल मिले। ये रीजन होता है रिफाइनिंग करने का। तो दो चीजें हमने पढ़नी है क्लास 10th में, कि कैसे मेटल्स को उनकी ओर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कैसे फिर उन्हें रिफाइन भी किया जाता है, ताकि हमें प्योर स्टेट में हमारा मेटल मिल जाए। क्या बात सभी को समझ में आ गई है? तो वहीं पे बात है। अब क्या चीज है जो आपको याद करने वाली है? आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, राइट। तो उसको ना बेसिकली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हालांकि आपको अब तक तो पता ही होगा, क्योंकि हमने एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स में भी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान, कि एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज को आपको रट्टा करना है। चलो मेरे साथ एक बारी बोलो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। हालांकि जितनी एनसीईआरटी में दी आप उतनी याद करो, ये नहीं जरूरी नहीं कि आपको फुल्ली सारी याद करनी है, बट आप जितनी दी है उतनी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को हमने कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जैसे कि पोटेशियम से लेके यहां पे एल्यूमिनियम तक। दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। इनको ऊपर रखा गया है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है। वहीं जिंक से लेके कॉपर तक ये है हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब ठीक ठीक रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब ये भी नहीं कि मैं कहूं ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी नहीं कि कम रिएक्टिव है, मीडियम। और ये है लोएस्ट रिएक्टिविटी वाले, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड ये हमने जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर शुरू किया था उसके अंदर भी मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दी थी। क्या बात समझ में आती है हम सभी को? अगर आपने ये थोड़ी डिवीजन कर ली ना पेपर के अंदर, तो बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज इन जो मेटल्स है इनके लिए अलग प्रोसीजर है एक्सट्रैक्ट करने का, इन मेटल्स को इनकी ओर्स से। ये वाले जो मेटल्स हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, ये चार, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनको एक्सट्रैक्ट करने का एक अलग तरीका है इनकी ओर्स से। सिमिलरली गोल्ड, सिल्वर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ध्यान से। ये जो मेटल्स हैं जो कि लोएस्ट पे प्लेस्ड है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली साथ में प्लैटिनम, कॉपर भी आप ले लेते हो थोड़ा सा। यहाँ पे ना गोल्ड, सिल्वर, मतलब ये तो फुल्ली मतलब रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है। एक्चुअली क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन भी आता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम को ये इन्होंने लीस्ट रिएक्टिव हम मानते हैं। मतलब हालांकि ये कॉपर थोड़ा मॉडरेटली में गया, लेकिन आप इनको कंसिडर कर सकते हो इसके साथ ही। समझ में आ रही है? सो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव है, एंड दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। तो क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, आपको ये रट्टा करें प्लीज। वही है, केमिस्ट्री में थोड़ा तो आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? साथ ही उसने ये भी बोला है कि इनमें से कॉपर, सिल्वर हालांकि फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कॉपर एंड सिल्वर अपनी
सल्फाइड ओर की फॉर्म में एंड ऑक्साइड ओर की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। क्या बात समझ में आई? और अब ये जो मेटल्स जो कि बीच में प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज के, यानी ये वाले जिंक, आयरन, लेड, ये सब, दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। और ये अर्थ की क्रस्ट में कैसे प्रेजेंट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसमें इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं। बस ये याद रखो कि फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स पाए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। और इनमें से कॉपर, सिल्वर सल्फाइड या ऑक्साइड ओर में भी पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि काफी सारी मेटल्स की जो ओर्स हैं, ओर्स मतलब रॉक्स कंटेनिंग दोज मेटल्स, वो ज्यादातर ऑक्साइड वाली ओर्स क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे ऑक्सीजन जो है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इट इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, काफी रिएक्टिव होता है। एंड रिएक्टिव भी किसके साथ? हमारे साथ नहीं, हम तो अंदर लेते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, राइट, हमारे साथ नहीं, मेटल्स के साथ, ठीक है। इट इज हाईली रिएक्टिव दिस ऑक्सीजन एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ, भर भर के है, इसीलिए ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड ओर में पाए जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड्स में काफी बारी पूछा गया है इसका रीजन के साथ, तो असर्शन रीजनिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ जी इस डायग्राम के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओर्स की क्लासिफिकेशन की गई है, मैंने अभी आपको बताया था, हाई रिएक्टिविटी वाले मैंने दिखाया आपको मेटल्स, मैंने आपको मीडियम रिएक्टिविटी वाले दिखाए, मैंने लो रिएक्टिविटी वाले दिखाए। अब ये जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, ये जनरली सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको आप पहले रोस्टिंग करते हो। अब ये रोस्टिंग क्या है ये मैं अभी बताता हूं, अभी मैंने नहीं बताया। रोस्टिंग से फिर मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसकी रिफाइनिंग करके हम उसे प्योर स्टेट में पा लेते हैं। क्या बात समझ में आती है? अब जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो कौन सी दो ओर्स में पाए जाते हैं? देखो, लो रिएक्टिविटी वाले सल्फाइड ओर में पाए जा रहे हैं, मीडियम सल्फाइड ओर में तो पाए जा रहे हैं, साथ साथ कार्बोनेट ओर में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर कार्बोनेट ओर को आप कैल्सिनेशन के थ्रू ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करते हो, एंड सल्फाइड ओर को आप रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो। देखो, सल्फाइड ओर को हमेशा रोस्टिंग से ही ऑक्साइड में बदलना है। सिमिलरली यहाँ भी सल्फाइड ओर को रोस्टिंग से, अब यहाँ पे आप कहोगे ऑक्साइड नहीं बन रही, बनती है, लेकिन ये इतना इजी होता है प्रोसेस, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा लो रिएक्टिविटी वाला। यहाँ पे क्या होता है कि इनको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट प्रॉपरली करना पड़ता है, क्योंकि इट्स इजी टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड रादर देन फ्रॉम कार्बोनेट एंड सल्फाइड। कहने का मतलब क्या है? मेटल की ऑक्साइड ओर में से मेटल को निकाल पाना आसान होता है, कार्बोनेट ओर में से मेटल को डायरेक्टली निकाल पाना आसान नहीं होता, या सल्फाइड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए पहले कार्बोनेट ओर हो या फिर सल्फाइड ओर हो, दोनों में से कोई भी ओर हो, उनको सबसे पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना जरूरी है। उसके बाद ही आप फिर ऑक्साइड ओर से मेटल को आगे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड फाइनली आप प्योरीफाई कर सकते हो मेटल को। और अगर मैं बात करूं हाई रिएक्टिविटी वाले, तो उसके अंदर आप क्या करोगे? अगेन इसके अंदर भी प्रोसीजर है, और उसके बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करते हो मोल्टन ओर की, जिससे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और फिर प्योरिफिकेशन के लिए व्हाट यू डू इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, वो भी मैं अभी आपको आगे पढ़ाता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये गैंग क्या होता है। दीज आर द इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल या सैंड, जो कि ओर्स के साथ मिली हुई होती हैं जब उसे अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑब्वियसली प्योर स्टेट में तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, तो इन इम्प्योरिटीज को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेटल्स को निकालने से पहले। तो दीज आर गैंग, ठीक है। सो नाउ इनको अब फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि हमने गैंग हटा दी, अब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेटल्स लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, लो वाले मैंने अभी आपको याद करवाए हैं, कौन से हो गए? जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दीज आर लो रिएक्टिव, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ लो। ऐसा करिए, आप यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, एनसीईआरटी में भी कॉपर को आप लो इस वाली कैटेगरी में ले जाइए, लीस्ट, क्योंकि बार बार ये कॉपर को लीस्ट में ही लेके जा रहे हैं, एंड एक्चुअली कॉपर इज लो रिएक्टिव ओनली, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, ध्यान से देखो, ऑक्साइड इनकी जो मेटल्स की है, दे कैन डायरेक्टली बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, सिर्फ हीट करने से हो जाता है। बेसिकली आपको कोई भी रिडक्शन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। अभी रिडक्शन प्रोसेस क्या है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। क्या है बच्चों, इस डायग्राम से समझो। इन ऑक्साइड, जैसे कि ये मिडल वाली मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है ना, इनमें से जब हमारे पास ऑक्साइड आ गई बन के, तो हमें मेटल निकालना है, तो हमें एक रिडक्शन प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ता है।
सिमिलरली यहाँ पे भी हाई रिएक्टिविटी वालों में भी, लेकिन लो रिएक्टिविटी वाले में जब हमारे पास ऑक्साइड की ओर आ जाती है, हमें रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ हीटिंग करेंगे और हमें मिल जाएगा मेटल, कोई रिडक्शन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, ये ज़्यादातर सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स, एंड इनको सबसे पहले हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, और ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है। जैसा कि आप मान लो सिनाबार, अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पता नहीं हजारों बारी बोर्ड में पूछा हुआ है, याद करो इसको अच्छे तरीके से। सिनाबार क्या होता है बच्चे, मर्क्यूरी का ओर होता है, या इसको और अच्छी तरह आप बताना चाहो, सल्फाइड ओर ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड सिनाबार। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, दिस इज HgS। अब जब इसको हीट किया जाएगा एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में मतलब एयर के अंदर पाए जाने वाली ऑक्सीजन के साथ जब HgS को हीट किया जाता है, तो वो क्या बना देता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना देता है, HgO। एंड ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको फर्दर रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, और हमें HgO में से क्या मिल जाता है, Hg। यू नो मर्क्यूरी का केमिकल सिंबल इज Hg। नाइन्थ क्लास नहीं रिवाइज करोगे तो ये सब होगा ना अभी टेंथ में आके, रिवाइज करो सारे सिंबल्स। Hg, चलो जितने हैं यहाँ पे उतने ही कर लो, यही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। मर्क्यूरी इज Hg, रिमेंबर दैट, ओके। सिमिलरली कॉपर भी, आप कॉपर को ले लो, कॉपर इज ऑल्सो लो रिएक्टिव मेटल, राइट, एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Cu2s, ठीक है। ये भी, ये सब छोड़ो, आप पहले ये देखो, Cu2s सल्फाइड ओर को आपने पहले क्या करना है, अगेन इसको हीट करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा पहले Cu2O, और फिर Cu2O को तुम फर्दर Cu2s के साथ और हीट करोगे तो तुम्हारे पास कॉपर बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। देखिए ये कुछ, ये जो प्रोसेस है इट इज रोस्टिंग, सल्फाइड ओर को मेटल में लेके आने हमेशा रोस्टिंग होती है वो, यहाँ पे भी आप बेसिकली रोस्टिंग ही कर रहे हो। सल्फाइड ओर से मेटल बन जा रहा है, पहले मेट, हाँ मैं, ये बात सही है, सल्फाइड ओर से पहले ऑक्साइड वाली ओर बन रही है, फिर ऑक्साइड से मेटल बन रहा है, लेकिन इतना तेज होता है ये प्रोसेस कि हम कह देते हैं कि सल्फाइड से डायरेक्टली मेटल ही बन गया, हम इसको खा ही जाते हैं, बट आपने नहीं खाना, आपको याद रखने हैं दो स्टेप्स, दिस इज रोस्टिंग, ठीक है। सल्फाइड ओर में से जब भी ऑक्साइड बनती है इट इज ऑलवेज कॉल्ड रोस्टिंग। एक और आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये इक्वेशंस याद रखने की बहुत बारी पूछी गई हैं बोर्ड्स में। दिस इज फॉर सिनाबार और ये है फॉर Cu2s, दोनों याद रखो, ऐसे ही याद रखनी है आपको, Cu2O और फर्दर Cu2, ऑब्वियसली ये जो Cu2O बना ये Cu2s के साथ ही है ना, इसको और ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा हीट करो और कॉपर मिल जाएगा, आपको बात समझ में आती है। अब आ जाते हैं हम कि जो मिडल में प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया कि जो मिडल में प्रेजेंट है एलिमेंट्स, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स। अब जो सल्फाइड ओर्स हैं उनका तो मैंने आपको बताया ऊपर लो रिएक्टिविटी वाले में भी कि रोस्टिंग से काम चल जाएगा, तो यहाँ पे देख लो रोस्टिंग हो रही है किसकी, जिंक सल्फाइड की, यू नो जिंक इज अ मीडियम रिएक्टिव, देख लो आप, तभी मैंने कहा था याद करो, ये देखो मीडियम, जिंक, ये कैटेगरीज मैंने तभी बनवाई हैं, जिंक इज मीडियम रिएक्टिव। तो जिंक सल्फाइड को जब आप लेंगे और आप जी इसको करेंगे सिंपली हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर के अंदर पाए जाने वाली ऑक्सीजन की बात हो रही है, ओके। इसको जब आप हीट करोगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि रोस्टिंग। मैंने हमेशा बताया सल्फाइड और से ऑक्साइड बनाने को रोस्टिंग कहते हैं, तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब जो कार्बोनेट ओर्स होती हैं उनसे जब ऑक्साइड और बनाई जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। जैसे कि जिंक कार्बोनेट आप ले लो, आप इसको हीट करोगे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हीट लिख सकते हो, और ऐसे ही लिखना है आपको, और क्या बन जाएगा आपके पास, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में CO2। अब जो ये जिंक ऑक्साइड बना, चाहे इस प्रोसेस से ले लो चाहे इस प्रोसेस से, अब यार डिपेंड करता है ना कि अगर अर्थ क्रस्ट में जिंक सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है तो मैं रोस्टिंग करूंगा, अगर कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट है जिंक, यानी जिंक कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मैं इसका कैल्सिनेशन करूंगा। एट द एंड हमें जिंक ऑक्साइड ही मिलना चाहिए, आप बात समझ में आ रही है आपको। अब इस जिंक ऑक्साइड को मैं रिडक्शन करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करूंगा, वापस हीट नहीं, समझे नहीं, ये लो लेवल वाले में तो डायरेक्टली हीटिंग हो जाती थी ना, ऑक्साइड से आप, ऑक्साइड से आप डायरेक्टली हीट करते थे आपको मेटल मिल जाता था,
बट यहाँ पे आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। आप ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे रिडक्शन करना पड़ेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और काफी फेमस जो है वो है हमारे पास कार्बन। कार्बन का तुम इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। रिडक्शन हमने पढ़ी है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद की ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे की रिडक्शन करता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कार्बन ने खुद की ऑक्सीडेशन करके क्या बना दिया, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये मत बोलना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है। वहीं पे ऑक्सीजन जिंक से हट गई, मतलब ZNO का क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ ना, यही तो काम था इस रिड्यूसिंग एजेंट का, दूसरे की रिडक्शन करना, जो इसने कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, इससे ऑक्सीजन को हटा के। देखो प्रोडक्ट साइड में है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है ना, और खुद के साथ इसने ऑक्सीजन लगा ली, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इससे इसलिए हम कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। ओके, साथ ही आप अदर आप और भी मेटल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर हम यूज करते हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, दिस आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिविटी मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद रखना है बेसिकली। जैसे कि अब मेरे पास है मैंगनीज डाइऑक्साइड, साथ में मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज विल रिप्लेस इट, तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, मैंगनीज हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। बात समझ में आई, और मैंगनीज ही हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना था। ओके, अब जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो पता नहीं बोर्ड में इतनी बारी पूछी गई है, रीजनिंग में ज्यादातर पूछते हैं, हो सकता है इस बारी भी आपसे असर्शन रीजन में पूछ ले, दैट इज थर्मिट प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिस इज, यू नो, ये प्रोसेस यूज किया जाता है जब रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं ना, टूट जाती हैं जब पटरियां रेलवेज की, तो उनको जोड़ने में इस्तेमाल आता है ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी भी आ सकती है। सो यहाँ पे बेसिकली हम Fe2O3 आयरन ऑक्साइड ले रहे हैं, Fe2O3, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, इक्वेशन, सब कुछ। और जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, तो हमारे पास क्या बन जाता है, आयरन बन जाता है, ये मोल्टन फॉर्म में होता है और इतनी ज्यादा हीट निकलती है मोल्टन फॉर्म में, ये जोड़ देता है, ठीक है, एंड साथ में Al2O3 है, साथ में हीट निकल रही है, तो दिस हीट इज बेसिकली इट इज सो मच दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। और मोल्टन स्टेट में मेटल यानी ये आयरन मोल्टन स्टेट में, तो ये जोड़ देगा ना ट्रैक्स को, इसीलिए, या फिर कोई मशीन है, किसी का टूटा हुआ हिस्सा है, तो उसको भी जोड़ने में ये मोल्टन मेटल काम करता है, यानी ये मोल्टन आयरन जोड़ देता है। बात समझ में आई, ये थर्मिट प्रोसेस है, रिएक्शन है, थर्मिट रिएक्शन, आपको अच्छे तरीके से रट्टा होना चाहिए इसका, समझ के करोगे तो ज्यादा बेटर है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। अब आ जाते हैं जी टॉप वाली मेटल्स के साथ, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, बात समझ में आती है हमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि यू नो, कार्बन जो ये टॉप लेवल वाले, टॉप रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, इनकी ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, कुछ धमाकेदार चीज चाहिए हमें, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वी डू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब ऐसा क्यों, क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड में कि कार्बन